हेलो लर्नर्स। आज इस वीडियो में हम यूनिट 3 जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके इंट्रोडक्शंस क्या है, साथ में हम जानेंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं और टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि जितने जो हमारा कंप्यूटर मशीन है, मशीन में प्रोसेसर के अंदर रजिस्ट्रार, एएलयू और कंट्रोल यूनिट होते हैं। तीनों में हम लोगों ने क्या देखा, रजिस्ट्रार को हम लोगों ने अच्छी तरह पढ़ा। फिर हमने देखा एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल शिफ्ट यूनिट कैसे परफॉर्म करता है। अगर कोई मल्टीप्लिकेशंस है तो कौन से मेथड्स यूज कर रहा है, या गलते एडिशंस है तो कौन से मेथड यूज कर रहा है, डिवीजन है तो कौन से मेथड यूज कर रहे हैं। और बट द अब है, हम दोनों का रजिस्टर और एएलयू हमने पढ़ लिया है। तो प्रोसेसर का जो भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंट्रोल यूनिट। जो कि कंट्रोल यूनिट होना बहुत ही मतलब एक चीज कहा जाए कि कंट्रोल यूनिट के बिना ये प्रोसेसर अधूरा है। क्योंकि रजिस्टर में तो टेम्परेली स्टोर होता है डाटा को, बट उसका एजुकेशन, जो भी डाटा जो भी इंस्ट्रक्शन आता है हमारा, उसको उसका जो एजुकेशन एएलयू में होता है। बट एएलयू कैसे काम करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, कितने टाइमिंग के साथ परफॉर्म करेगा, वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड कर। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट आज से हम स्टार्ट करें। तो कंट्रोल यूनिट होता क्या है? कंट्रोल यूनिट इज अ इनिशियल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम. It acts as a brain of the CPU, directing the operation of the processor. The control unit does not perform any actual data processing. Instead, it control and coordinate the activity of the CPU and follow up the data between the CPU and other components such as memory and input or output device. कहने का मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आता है फ्रॉम इनपुट, वो पहले जाता है कहाँ पे? मेमोरी। हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये चीजें कि जो भी इंस्ट्रक्शन आता है वो पहले हमारा, अगर जो भी इंस्ट्रक्शन आया वो इनपुट के थ्रू आया और सबसे पहले कहाँ पे आएगा? मेमोरी के पास आता है। मेमोरी उसको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। स्टोर करके वो सीधा भेज देता है किसके पास? वो सीधा भेज देगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर उसको स्टोर टेम्परेली स्टोर कर देगा एंड देन उसको कहते पास थ्रू कर देगा। स्टोर करने के बाद कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको देखेगा, उसको मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा एंड देन वो एक जनरेट करेगा, टाइमिंग जनरेट करेगा एंड सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, और वो टाइमिंग और सिग्नल दोनों किसके पास भेजेगा? एएलयू के पास। एंड एएलयू फिर क्या करेगा? उसको परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ परफॉर्म करेगा और जो भी परफॉर्मेंस होगी उसका आउटपुट माने उसका एग्जीक्यूशन निकालेगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम एएलयू करेगा। फिर उसके बाद सीधा सिस्टम बस के थ्रू आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट मतलब सिर्फ ये एएलयू के पास, एएलयू ने एग्जीक्यूशन किया, एएलयू के बाद एग्जीक्यूशन के बाद क्या? स्टोर हुआ। स्टोर होने के बाद दोबारा से मेमोरी के पास आया। मेमोरी ने उसको टेम्परेली स्टोर करके फिर आउटपुट आपके पास दे दिया। तो ये एक तरह का प्रोसीजर होता है एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो कंट्रोल यूनिट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोसेसर का। अब कंट्रोल यूनिट का अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोलूंगा सीपीयू का। क्यों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोलूंगा? क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही जो है जो कि जनरेट करता है टाइमिंग और सिग्नल्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया है या जो भी डाटा आया है हमारे पास थ्रू द सिस्टम बस जो भी डाटा आया है वो कितने टाइमिंग में परफॉर्म होना है और उसको सिग्नल कैसे जनरेट करना है। सिग्नल जनरेट करने के बाद क्या इंस्ट्रक्शन देना है एएलयू को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा चीज कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये कभी भी डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करेगा, कोई भी डाटा जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि प्रोसेस करने का काम नहीं है इसका। कंट्रोल यूनिट का काम प्रोसेस करना नहीं है। कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आया है या जो भी डाटा आया है उस डाटा को रजिस्टर से लेना, रजिस्टर उसके ट्रांसफर कर देगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट उसका टाइमिंग सेट करेगा कि ये जो है इंस्ट्रक्शन आपको 10 सेकंड्स में पूरा करना है और
वो सिग्नल जनरेट कर देगा किसके पास, सिग्नल जनरेट करके भेज देगा एएलयू के पास, कि उसको ये बता देगा कि आपके पास पर्टिकुलर, आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, और आपको करना है ऐड, या जो भी, या कोई लॉजिकल ऑपरेशन करना है, तो ये इंस्ट्रक्शन दे देगा, दोनों दोनों इंस्ट्रक्शन दे देगा कंट्रोल यूनिट। देन एएलयू क्या करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, उसको परफॉर्म करेगा, एंड देन जो भी आंसर निकलेगा वो आपके पास मतलब जनरेट करके आपके पास दे देगा, जिससे कहते मैं जो कि काम हो वो कभी भी डिले नहीं होगा। तो कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है, वो कभी भी एक्चुअल डाटा को कभी भी प्रोसेस नहीं करता है, उसका काम ही जो होता है वो टाइमिंग, जनरेट द टाइमिंग एंड सिग्नल्स होता है। ठीक है, कंट्रोल करता है, सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा, और सिग्नल्स को देना, क्या देना, कैसे देना, वो कंट्रोल यूनिट का काम होता है। सो ये होता है। अब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होता है, मैंने जस्ट आप लोगों को बताया, कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डाटा जो आया है, वो पहले क्या है, क्या करता है, इनपुट के थ्रू, इनपुट से मेमोरी में जाता है। ठीक है, मेमोरी में जाता है, मेमोरी के बाद कहाँ पे आता है, रजिस्टर में आता है। रजिस्टर इसको टेम्परली स्टोर करता है। टेम्परली कैसे स्टोर करता है, जैसे कि आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, उसमें स्टोर कर लिया, एंड देन आगे उसके पास भेज देगा कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट उसको दिखेगा, कंट्रोल यूनिट का काम होगा। उसके बाद वो क्या करवाना चाहता है, जो जो इंस्ट्रक्शन आया है, क्या करना चाह रहा है, क्या कर दे, इनपुट आया है, वो एएलयू को बता देगा, और पर्टिकुलर टाइमिंग दे देगा, एएलयू उसको परफॉर्म करके एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद दोबारा से मेमोरी में जाके वो स्टोर हो जाएगा, एंड आउटपुट आपके पास शोकेस हो जाएगा। तो इस वे से कहते सारी चीजें होती है। तो कंट्रोल यूनिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भी बोलूंगा, और बोलूंगा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का भी। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस में सबसे पहले क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन को फीचिंग करता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस आया है, कहाँ से आएगा, आप लोगों को पता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, तो मैम जो भी इंस्ट्रक्शन जो आपके पास आया है, वो आपके पास मेमोरी, मेमोरी से किसके पास आया है, रजिस्टर्स के पास आया है। रजिस्टर ने जो भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर किया है वो सीधा कंट्रोल यूनिट के पास है। तो जो भी मेमोरी से जो डाटा आया है उसको वो रीड करेगा, क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करने के बाद वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। अगर मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन आया, ऐसा तो आप लोगों को पता है कि जो मशीन है, जो मशीन है, वो एक तो सबसे पहले बाइनरी नंबर्स को परफॉर्म करता है। मशीन कोई भी चीज को परफॉर्म, मतलब बाइनरी नंबर को परफॉर्म कर, मशीन कभी भी ह्यूमन रीडेबल थिंग्स को नहीं परफॉर्म कर। ठीक है, तो यही चीज रहती है कि जब वो डिकोड करता है, डिकोड का मतलब क्या होता है कि डिकोड का मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको उस लैंग्वेज में चेंज कर देता है, उस ऑपरेशन में चेंज करता है, जिससे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया A+B = 30, मैंने प्लस का इंस्ट्रक्शन दिया था। ठीक है, वो क्या किया, वो मेमोरी ने स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद रजिस्टर में भेज करके कंट्रोल यूनिट के पास आ गया। कंट्रोल यूनिट को उसने क्या किया, उसको रीड कर लिया, कंट्रोल यूनिट ने रीड कर लिया, उसने देख लिया कि गलती क्या हुआ, कि मेरे को ऐड करने का ऑपरेशन आया है। डिकोड्स, फिर उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको डिकोड करेगा। डिकोड किसमें, कि जो ऑपरेशन करना है, मतलब जो ऑपरेशन हमने करवाना है, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो कौन से ऑपरेशंस का है, उसको फिर वो डिकोड करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर वो एडिशन का है तो एडिशन के अकॉर्डिंग वो डिकोड कर देगा। ठीक है, डिकोड कर दिया, एंड आफ्टर डेट क्या करेगा, वो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, किसके लिए, इसके लिए, एएलयू के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। जनरेट करते ही वो एएलयू के पास चला जाएगा, एएलयू के पास सिग्नल जाएगा, और एएलयू को बोलेगा कि आप इसको, इस जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको प्लस करना है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को बोल, ये एएलयू को जो सिग्नल देगा उसको बोल देगा कि आपको जो इंस्ट्रक्शन जा रहा है उसको आपको प्लस करना है, और इस पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ काम करना है। मतलब आपको अगर 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आपको एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना है, तो वो सिग्नल को जनरेट करेगा। उसके बाद तुरंत कहाँ पे आ जाएगा, एएलयू के पास आ जाएगा। एएलयू के पास आया, एएलयू ने क्या किया, उसको एग्जीक्यूट, पहले उसको परफॉर्म करेगा, पूरा परफॉर्म करेगा जो भी इंस्ट्रक्शन आया है,
उसको परफॉर्म करेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद रजिस्टर में टेम्परेली वो स्टोर होगा, और मेमोरी में क्या है, वो चीजें, वो मेमोरी में वो परमानेंटली स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद वो डाटा को जो कि जहां से इंस्ट्रक्शन आया था फ्रॉम इनपुट जो आया था, फिर वो आउटपुट में आपको शोपीस कर देगा। तो ये चीजें है, ये डाटा फ्लो करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा सारे मूवमेंट्स को फ्रॉम द सीपीयू एंड मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस। मतलब स्टार्टिंग से लिया, इनपुट तो आया, सिंपली इनपुट आया, उसके बाद मेमोरी के पास गया, मेमोरी का रजिस्टर के पास आया, रजिस्टर ने फिर उस सारे के सारे मैंने पूरा डाटा को फ्लो करने का काम किसका हुआ, ये विदाउट कंट्रोल यूनिट के कोऑर्डिनेशन से सारे के सारे डाटा को प्रोसेस हुआ। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं होता है हमारे सिस्टम में तो ये चीजें नहीं होगी। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो सिस्टम है, जो सिस्टम में आर्किटेक्चर चेंज नहीं होते। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, या मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, या मैं कोई भी करते इस तरह का कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहा हूँ, सब डिवाइसेस में क्या है, एक सीपीयू रहेगा ही रहेगा। मतलब एक एक सीपीयू कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। एक हमारा मेमोरी रहेगा ही, और इनपुट आउटपुट रहेगा ही। सीपीयू में हमारे जैसे कंट्रोल यूनिट रहेगा ही रहेगा, प्रोसेसर रहेंगे ही रहेंगे, सॉरी कंट्रोल यूनिट रहेंगे रहेंगे, रजिस्टर होंगे ही होंगे, और एएलयू होगा ही होगा। बट चेंजेस क्या होंगे? चेंजेस ये होंगे जैसे कि उसके ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस होंगे। मेरे सिस्टम में 8 रजिस्टर है। मेरा सिस्टम है सिंगल एक्यूमुलेटर यूज कर का प्रोसेसर है। आपका सिस्टम हो सकता है जनरल रजिस्टर जनरल रजिस्टर प्रोसेसर है। तो मैंने चेंजेस यहाँ पे होंगे। मेरे में एएलयू के कहते हैं 4 भाग होंगे, 4 भागों से वो उसके वो रहेंगे। आप में कहते डिफरेंट रह सकते, तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो सकता है, कभी भी आर्किटेक्चर नहीं चेंज होंगे। तो यही बोलता है कि जब एजुकेशन कर लेता है, सारे डाटा को एजुकेशन कर लिया, एएलयू ने कर लिया एजुकेशन, वो अपना आगे आपके पास भेज देता है उसको, फिर डाटा को फ्लो करने का, मैंने एक जगह से फ्रॉम इनपुट से जो लिया था डाटा को, उसको दोबारा से आउटपुट में जनरेट करने के लिए सिर्फ कंट्रोल यूनिट एक ऐसा सिग्नल जनरेट करता है ताकि वो सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सके और डाटा फ्लो कर सके फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। ठीक है। और ये सब के साथ कोऑर्डिनेट करके रखता है सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के, उस सब के साथ वो कोऑर्डिनेट करके रखता है ताकि डाटा को जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस करके आपके पास डिलीवर कर सके। फिर जो अगला फंक्शन है टाइमिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन। टाइमिंग मैंने आप लोगों को जस्ट बताया ही कि जब वो सिग्नल भेजता है, सिग्नल भेजा एएलयू के पास कि आपको ये ऑपरेशन करना है, तो ये जो ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन को जो परफॉर्म करना है वो इस टाइमिंग के साथ, ठीक है, इस सीक्वेंस में करना है। तो वो जब उसके पास इंस्ट्रक्शन मिल गई, कंप्यूटर सिस्टम के पास इंस्ट्रक्शन मिल गई, तो उसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास क्लैरिटी है, सिस्टम के पास क्लैरिटी रहेगी कि मेरे को करना क्या है। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्लैरिटी, सिस्टम के पास क्लैरिटी ही नहीं रहेगी, तो वो क्या करेगा बताइए? वो पहले तो अपना ऑपरेशन ढूंढेगा कि क्या ऑपरेशन करना चाहता हूँ, क्या ऑपरेशन करवाना है मेरे को, वो उस चीज में है, तो वो डिले हो सकता है ना। तो उसी चीज को करते कंट्रोल यूनिट बहुत बाखूबी निभाता है। वो टाइमिंग को भी देखता है, और वो ये भी इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपको इस सीक्वेंस में करना है, और ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग के साथ परफॉर्म करना है, इतने टाइमिंग में आपका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए। तो ये होता है फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट में पहले क्या किया, उसने रीड किया डाटा। रीड करेगा कहाँ से? वो मेमोरी से, जो डाटा मेमोरी के पास से जो इंस्ट्रक्शन आया है उसको पहले रजिस्टर में आया उसको फिच करेगा, लेगा अपने पास, उसको फिर रीड करेगा। रीड करने का डिकोड करेगा। डिकोड में कम का मतलब है जो ऑपरेशन करवाना है, जो ऑपरेशन का इंस्ट्रक्शन आया है उसके अकॉर्डिंग करते वो डिकोड्स करेगा। फिर एक सिग्नल जनरेट करेगा किसके लिए? एएलयू के लिए। उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये टाइमिंग है, ये वे से काम करना है, आप इसको प्रोसेस कीजिए। एएलयू के पास जैसे ही आएगा, एएलयू उसको करके परफॉर्म करना शुरू कर देगा। और परफॉर्म जैसे ही कंप्लीट होता है वो एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो डाटा को फ्लो करेगा कंट्रोल यूनिट के थ्रू। कंट्रोल यूनिट के पास दोबारा भेज देगा, कंट्रोल यूनिट उस डाटा को मूवमेंट करेगा
फ्रॉम, मतलब एक रिवर्स ऑर्डर में कहते मूवमेंट करवा देगा, जिससे आउटपुट आपके पास जनरेट हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम डाटा फ्लो मैनेजमेंट का होगा, जो कि कहते आउटपुट जैसे जनरेट होगा आपके पास डाटा कहते जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये होता है हमारे फंक्शंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, दो तरह के टाइप्स ऑफ कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। एक होता है हार्डवायर कंट्रोल यूनिट, जिसका हम यूज स्पेशली करते हैं ये एसपीओ में, मतलब स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में, स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में, या इसको आप लोग बोल सकते हैं सिंगल एक्यूमुलेटर प्रोसेसर। ठीक है, ये सिंगल प्रोसेसर एक्यूमुलेटर में होता है, क्योंकि उसमें एक सिंगल लाइंस होती है, और सिंगल लाइंस में सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, और सारे डाटा को एक्सचेंज करना बहुत इजी इजी होता है, बट टाइम टेकिंग होता है, वो एक समय में एक ही काम करता है। ठीक है, जब तक वो एग्जीक्यूशन हो नहीं जाएगा तब तक वो परफॉर्म, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेगा ही नहीं। उसमें क्या है, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट होता है, और समटाइम्स क्या, हार्डवायर कंट्रोल यूनिट्स उस जैसे परफॉर्म जो करवाना चाहता है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है जितनी स्पीड में करना चाहे। ठीक है, दूसरा होता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हमारे दो अ, हमारे ये जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये हमारे जीआरओ मतलब मीन्स ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेक ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। ठीक है, स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, मतलब ये दोनों प्रोसेसर जो हैं, ये इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा यूज होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट होता है। बट हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एसपीओ में होता है सिंगल प्रोग्राम, सिंगल एक्यूमुलेटर प्रोग्राम बोलेंगे, या स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे, उसमें ये यूज होता है। अब क्या होता है, मैं आपको इसके वीडियो तो हम बनाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को और माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंस को भी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी हम थोड़ा सा लिटिल बिट हम जान लेते हैं कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है क्या है। तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया है कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट एसपीओ में काम होता है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशंस में, या उसको बोलिए स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कि फिक्स्ड लॉजिक सर्किट होता है टू कंट्रोल द प्रोसेसर। ठीक है, इसमें जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में क्या है, एक लॉजिक सर्किट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ताकि वो कलते प्रोसेसर को कंट्रोल कर सके। थर्ड सेकंड है कि ये फास्ट इन ऑपरेशन बट इनफ्लेक्सिबल। जब फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो माने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालना, बट यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग ढालता नहीं है। ऑपरेशन तो फास्ट करेगा बट इनफ्लेक्सिबली मैनर्स में करेगा। ठीक है, अगर उसको रीडिजाइन करना है, रीस्ट्रक्चर्स करना है, तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, इसमें सिंपली बोले कि हार्डवेयर का यूज ज्यादा होता है, हार्डवेयर का यूज होता है, और करते परफॉर्मेंस जितनी करते हैवी फाइल्स होती है उतना डिले होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट में क्या है, सबसे पहले कि हार्डवेयर का कम यूज करना। ठीक है, हार्डवेयर का कम यूज करना, जैसे कि अगर मेरे को कहते पैरेलल पैरेलल सेमीकंडक्टर्स है, मैं वो यूज करना चाहता हूँ, तो मैं हार्डवेयर में कहते, अगर उसमें जरूरी है तो जरूर लगाना ही पड़ेगा, बट माइक्रो प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग है, तो वो कम, एक तो सर्किट यूज करता है, कम सर्किट यूज करता है, और वो फास्टेस्ट प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट यूज टू सेट द माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द कंट्रोल मेमोरी टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। मतलब माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या कहता है कि इसका यूज माइक्रो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए होता है कंट्रोल यूनिट, जिससे कहते हैं जो सिग्नल जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट जो सिग्नल जनरेट करता है थ्रू द माइक्रो प्रोग्राम करता है, ताकि जो प्रोसेस होने में जो डिले हो रहा है वो ना हो। ऐसा नहीं है कि हार्डवायर नहीं करता है, हार्डवायर भी करता है, बट हार्डवायर के डिले के कारण हम माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट का एक्सेप्टेंस जल्दी लेते हैं rather देन द हार्डवायर कंट्रोल यूनिट। दूसरा है कि मोर फ्लेक्सिबल होता है और मोर मॉडिफाइबल होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स इट विल वर्क। ठीक है, तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये दो तरह के टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, अब मानिए कि मैंने जैसे कि आपको कंपोनेंट बताया कि मेरे पास यहाँ पे ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा एएलयू है और ये मेरा कंट्रोल यूनिट है, और इन तीनों को जोड़ करके रखा है कौन, इन तीनों को जोड़ करके सिस्टम बस रखा है, ठीक है, ये कंट्रोल यूनिट है। और ये मेरा मेमोरी है, ठीक है, ये मेरा इनपुट आया, इनपुट निकलते सिस्टम बस, ये सारे कंपोनेंट जुड़े हुए हैं। इनपुट ने मेमोरी को दिया, मेमोरी ने स्टोर किया और उसका रजिस्टर के पास है, रजिस्टर ने कंट्रोल सिग्नल किया। तो रजिस्टर्स के पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिंगल एक्यूमुलेटर में कितने रजिस्टर्स होते हैं, कितने रजिस्टर, 8 रजिस्टर्स होते हैं, ये 8 रजिस्टर्स होते हैं। बट वही अगर मैं जेआरयू की बात करूं तो उसमें 7 रजिस्टर होते हैं। उसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड जो कि प्रोग्राम काउंटर, वो दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है, इसमें जो सिंगल इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन को फीच करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है मेमोरी के थ्रू। तो रजिस्टर्स के अंदर जो 8 रजिस्टर्स होते हैं, उस रजिस्टर्स में एक रजिस्टर का नाम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। वो क्या करेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको स्टोर करेगा टेम्परेली, ठीक है, और जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रखे रखे, ठीक है। दूसरा होता है कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम क्या काउंटर क्या होता है, जैसे कि मेरा एक इंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, मैं आपको एसपीओ की बात बताता हूँ। सिंगल ये स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की, या बोलूंगा सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या होता है, जैसे कि इंस्ट्रक्शन आया मेरे पास रजिस्टर में आया, रजिस्टर्स में मेरे पास, आप लोगों को पता है सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या है कि एक टाइम में एक ही काम होगा, मतलब एक इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगा। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होना है तो वो किसके थ्रू होगा, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू। प्रोग्राम काउंटर क्या है कि जैसे ही देखेगा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वो हो गया है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया है, सिग्नल आ गया है, तो प्रोग्राम काउंटर तुरंत करते सेकेंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करके आगे इंस्ट्रक्शन लाइंस में भेज देगा, ठीक है। तो यही होता है प्रोग्राम काउंटर। ये क्या करता है, कीप द ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ टू बी एग्जीक्यूशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, पहले तो इंजेक्शन वो सिंगल एक्यूमुलेटर में क्या होता है, एक एक डाटा को प्रोसेस किया जाता है। फिर प्रोग्राम काउंटर के पास आता है, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करता है कि जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, मैं तुरंत करते सेकंड इंस्ट्रक्शन को रिलीज कर दूंगा। वो प्रोग्राम काउंटर का काम होता है। और प्रोग्राम काउंटर स्पेशली फॉर एसपीओ में ज्यादा काम करता है, मतलब स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अगर मैं वही जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो वहां पे ये परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वहां पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक साथ परफॉर्म करते हैं थ्रू द मल्टीप्लेक्सर्स। थ्रू द मल्टीप्लेक्सर, वो मल्टीपल इनपुट ले लिया एंड देन सिंगल आउटपुट जनरेट करना शुरू करता है प्रोग्राम। उसमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी, मतलब लॉजिक सर्किट बोलेंगे। ये क्या करेगा, डिकोड्स करेगा इंस्ट्रक्शंस को। मानिए मैंने जैसे कि अभी जस्ट आप लोगों को बताया ही कि मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू मेरे को 40 है, और मैंने इंस्ट्रक्शन दिया ए प्लस बी, मैंने 3 इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब सिस्टम, ये तो मेरे को पता है ना, ये मेरे को पता है कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया, बट सिस्टम तो नहीं जानता है इस चीज को। तो सिस्टम को ये कंट्रोल यूनिट क्या है, इसको डिकोड्स कर देगा, डिकोड कर देगा कि आपको जो काम का क्या करना है, आपको क्या है, प्लस करना है। और प्लस में क्या है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है, आप इसको प्लस करके आप मुझे भेजिए। तो किसके पास भेजेगा, वो सिग्नल किसके लिए जनरेट करेगा, एएलयू के लिए सिग्नल जनरेट करे। तो कंट्रोल लॉजिक क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये सर्किट क्या करता है, ये अपने पास कंट्रोल यूनिट रखेगा, मतलब सारे के सारे डाटा को लाया, वो इंस्ट्रक्शन दे गया, सिग्नल्स को दे दिया अपने एक सर्किट कंट्रोल लॉजिक सर्किटरी के पास। वो क्या करेगा, वो तो डिकोड्स तो कर दिया, उसके पास उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको करना क्या है, इतने टाइमिंग में काम करना है और इतने इस सीक्वेंस में करना है। तो वो काम हो गया कंट्रोल लॉजिकल सर्किटरी का। एंड देन टाइमिंग सिग्नल जो सिंक्रोनाइज करेगा, मतलब प्रॉपरली टाइमिंग के साथ काम करेगा, उसी को कहे हम टाइमिंग सिग्नल्स कहते हैं। तो हमारे 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होता है इंस्ट्रक्शन रिसीव करने के लिए,
प्रोग्राम काउंटर सेकंड होता है। प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एक एजुकेशन में नेक्स्ट को भेज देने के लिए। एंड थर्ड होता है हमारा कंट्रोल यूनिट सर्किट होता है। और फोर्थ होता है हमारा टाइमिंग सिग्नल। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल यूनिट। क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोल यूनिट की? तो सबसे पहली बात है, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स को, जितने भी हमारे कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, उसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके रखता है। क्या है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर्स इसको बोलते हैं वैसे तो ये क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में, उसको सबको क्या है कि कनेक्ट करके रखता है और सारे एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता रहता है कि आपको करना क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक कॉलेजेस में, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, एक कोऑर्डिनेटर होता ही जरूरी है। वो क्या करता है, हर एक एक्टिविटी का कोऑर्डिनेटर क्या होता है, तो वो क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और वो सारे मिल करके एक साथ काम करके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेटर को ढूंढते हैं। और कोऑर्डिनेटर उसको फिर मतलब जो भी काम दिया है वो कोऑर्डिनेट करता है, सब आदमी से कोऑर्डिनेट करके वो एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके देता है। तो यही है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है सारे हार्डवेयर्स के साथ, और जो एक्टिविटीज है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। इसीलिए इसको कहते हैं, इसको सेंट्रल कोऑर्डिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये इंश्योर करता है जो इंस्ट्रक्शन है, जो ये इंस्ट्रक्शन करता है, ये मैंने इंश्योर करता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है वो भी करेक्ट ऑर्डर में होने वाला है। ठीक है, ये इंश्योर कर देगा कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो यूजर ने इंस्ट्रक्शन दिया है, या जो सिस्टम ने इंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट किया है या देखा मिला है उसको, उसको वो बता देगा कि गलती जो आपका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में उस चीज को प्रोसेस होगा। आप बेफिक्र होकर के टेंशन नहीं लीजिए, बेफिक्र होकर के आप इंस्ट्रक्शन दीजिए। ठीक है, थर्ड क्या है, थर्ड है ये फैसिलिट कम्युनिकेट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैंने आपको यहीं पे बताया, जब सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बोला तो कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है, कम्युनिकेट करता है। जब मैंने सब सब कंपोनेंट को अपने साथ करके मिला लिया, बात किया, सारी चीजों को काम करने के लिए पर्टिकुलर पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया सारी एक्टिविटी, मैंने जो भी एक्टिविटी उसके पास आई वो डिवाइड कर दिया कि आपको ये करना है और बाद में मेरे को रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्ट करने के बाद वो रिपोर्ट जो भी है रिपोर्ट इसके पास जाता है, फिर उसके बाद वो अपना आउटपुट और जो भी देने का है वो देता है विथ द कम्युनिकेट विथ द हेल्प ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, और कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इट्स कॉल्ड अ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को कंट्रोल यूनिट समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इंस्ट्रक्शंस की ओर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को जानने से पहले हम कुछ चीजें बातें ध्यान देंगे। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, कंट्रोल यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया। कंट्रोल यूनिट किस तरह की चीजें होती हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी इनकोडेड कमांड दैट स्पेसिफाई an operation to be performed by the processor. It tells the CPU which operation to execute and on which data or registers. Instruction are the fundamental to the functioning of any processor. ठीक है, कहने कहने का मतलब है इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर मैं किसी चीज को ऑर्डर दूं, आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दूं कि यू कैन राइट, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यू कैन राइट, तो आप क्या करोगे, वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लिखो। ठीक है, तो वही इंस्ट्रक्शन जब मैं इनपुट्स डिवाइसेस से अगर कोई चीजें बोलता हूँ कंप्यूटर सिस्टम्स को, तो वो या कोई कमांड देता हूँ उस कंप्यूटर सिस्टम को टू परफॉर्म, तो वही होता है इंस्ट्रक्शंस। अब कहने का मतलब है, देखो आप लोगों को पता ही होगा कि इंस्ट्रक्शन जो होता है, इंस्ट्रक्शन डिपेंड किस पे करेगा, प्रोसेसर। ठीक है, अब मान लीजिए कि चलिए प्रोसेसर पे डिपेंड करने से पहले हम वो चीजें, थोड़ी सी चीजें और जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप बोलते हैं प्रोग्राम, प्रोग्राम आपने बोला, इंस्ट्रक्शन बोला, टास्क बोला, नाम से आपको सारी चीजें एक जैसी लगेंगी कि प्रोग्राम है, टास्क है, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये एक ही चीज, फंक्शंस आपको क्या होगा, परफॉर्मेंस ही होता है, उसका मेन फंक्शंस क्या है, परफॉर्मेंस है। बट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। बट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन, एक सिंगल कमांड, इट्स कॉल्ड क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है,
ये होता है। और टास्क आपका वो होता है पूरा प्रोग्राम जो आपका परफॉर्मेंस करेगा, उसको हम पर्टिकुलर टास्क बोल देते हैं। ठीक है। तो क्या आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है वो बाइनरी फॉर्म्स में, मतलब सिस्टम्स अडॉप्ट मतलब एक्सेप्ट करता है। मतलब जो भी हमने दिया, हम तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स में देंगे, बट जो सिस्टम है उसको कन्वर्शन करने का काम, ये वो या बाइनरी फॉर्म्स में करने का काम, वो कंपोनेंट्स का होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट है। वो क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसको बाइनरी में इनकोड कर देता है, इनकोड कर देता है कमांड को, ताकि जो ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म किया जा सके, प्रोसेसर उसको इजिली अंडरस्टैंड करे और उसको परफॉर्म कर सके। यही होता है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब हर एक इंस्ट्रक्शन का, मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन जो है, डिपेंडिंग इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करने का तरीका, कितनी जल्दी वो परफॉर्म करेगा, वो हरदम डिपेंड रहेगा किस पे, वो प्रोसेसर पे डिपेंड रहेगा। याद रखिए, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहेगा। मान लीजिए कि मेरा प्रोसेसर कैसा है, मेरा प्रोसेसर एसपीओ का है, तो वो उस वे से काम करेगा, क्योंकि ठीक है। मान लीजिए कि मेरा प्रोसेसर जेआरओ का है, उस वे से प्रोसेसर काम करेगा। मान लीजिए कि मेरा स्टेक ऑर्गेनाइजेशन का है, उस वे से काम करेगा, क्योंकि तीनों के फॉर्मेट्स, तीनों के चलने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। इसके फॉर्मेट्स में क्या है, 16 बीट्स का करते हैं। ठीक है, 16 बीट का मतलब, कहने का मतलब किस तरह परफॉर्मेंस का है। मान लीजिए ये है, ये क्या करता है, एसपीओ जब करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन लेता है, जो इंस्ट्रक्शन लेता है वो क्या करता है, वो क्या, स्टार्टिंग वाले जो टिल 11, मतलब 11 बीट्स तक वो क्या करता है, 11 बीट्स तक वो सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। देन आफ्टर 3 बीट्स को क्या करता है, जो ऑपरेशन कोड को देखता है, एंड आगे एक बीट किसको देता है, एक बीट हो गया, एक बीट जो हो गया 11 पर 13, हाँ 2 बीट जो हो गया वो किसको दे देता है, इंस्ट्रक्शन बीट्स को, बीट्स या बोलेंगे इंस्ट्रक्शन बीट्स को दे देगा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ये इसका एसपीओ का कंडीशंस है, कि मेरे को जो प्रोसेस करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन लूंगा, मैं क्या करूंगा, एड्रेस में 11 बीट्स, एड्रेस जो भी है उसका एड्रेस वो 11 बीट्स को दूंगा, जो भी ऑपरेशन करना है वो 3 बीट्स दूंगा, और जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको 2 बीट्स दूंगा। टोटल मिला के 16 बीट्स का मेरे को परफॉर्मेंस करना हो। ठीक है। ये होता है एसपीओ का। तो सेम जेआरओ का डिफरेंस होता है। जेआरओ में क्या होते हैं, एड्रेस, एड्रेस की जगह रजिस्टर आएंगे, एक रजिस्टर हो सकता है, दो रजिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक रजिस्टर हो सकता है, दो रजिस्टर है, उस तरीके से परफॉर्मेंस वहां पे एड्रेस का इंस्ट्रक्शन उसमें करते, मान लीजिए कि करते 32 बीट्स का हो सकता है, 64 बीट्स का हो सकता है, स्टैक में फिर उससे ज्यादा हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन विल वर्क। ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। अब द कंट्रोल यूनिट मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट ये क्या है, आप लोगों को मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया। जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, मैनेज करता है कि एग्जीक्यूशंस करने का, जो भी इंस्ट्रक्शन आया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका होगा, कंट्रोल यूनिट का, बाय द जनरेटिंग ऑफ कंट्रोल सिग्नल एंड कोऑर्डिनेट विद द सीपीयू ऑपरेशंस। ठीक है। Although the CU itself does not execute instruction, it interrupted। मतलब कहता है कि कंट्रोल यूनिट खुद नहीं एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन कौन करेगा, एएलयू करता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जीक्यूशन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैं आपके पास तीन ऑप्शन रखता हूँ, रजिस्ट्रार रख देता हूँ, एएलयू रख देता हूँ, मेमोरी रख देता हूँ और सीयू रख देता हूँ, तो आपका आंसर होना चाहिए एएलयू होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने का काम उसी का होता है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, कहते हैं जनरेट करना, टाइमिंग एंड सिग्नल को करना। रजिस्टर का क्या होता है, टेम्परली स्टोर करना। ठीक है। तो यही कह रहा है कि कंट्रोल यूनिट कभी भी खुद ही एग्जीक्यूट नहीं कर देता कोई इंस्ट्रक्शन को, वो सिग्नल भेजेगा किसको, एएलयू को, और एएलयू डिफाइन करेगा कि कहते परफॉर्मेंस करना तो करना क्या है। अगर मेरे को प्रॉपरली क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली हुई है तो मैं क्लियरली काम करूँ। अगर मान लीजिए कि मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट ने दी है, मैं उसे फटाफट करके आपके पास रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। तो कभी भी कंट्रोल यूनिट खुद ही गलती एग्जीक्यूशन नहीं करता है, एएलयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। इट इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द सीपीयू एंड जनरेट द रिक्वायर्ड सिग्नल फॉर द अदर कंपोनेंट लाइक अर्थमेटिक लॉजिकल शिफ्ट यूनिट एंड रजिस्टर मेमोरी एंड इनपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस।
ठीक है। जो भी ये सिर्फ इंटरप्ट करता है, इंटरप्ट क्या करेगा, क्यों करेगा इंटरप्ट, इंटरप्ट इसलिए करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके सारे चीजों को मिला करके, और कोऑर्डिनेट बनाकर, कोऑर्डिनेशंस बना करके रखे सारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को। और कंपोनेंट जैसे ही बनाएगा, कोऑर्डिनेट करेगा, तो इंस्ट्रक्शन को जल्दी प्रोसेस होने में टाइम नहीं लगेगा। अब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होता है ये देख लेते हैं हम। जैसे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन आया मेरे पास, तो मेरा हरदम कहाँ से आएगा, मेरा इनपुट से आएगा। कहाँ से आएगा, इनपुट से। इनपुट से सिस्टम बस के थ्रू कहाँ पे जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा। मेमोरी इसको कहाँ पे स्टोर भेज देगा, रजिस्टर के पास जाएगा। रजिस्टर, रजिस्टर के ये तीनों, ये सिस्टम बस से कनेक्टेड होते, रजिस्टर पहले अपने में स्टोर कर लेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के अंदर, देन आगे प्रोसेस कर देगा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या है इसका, सारे ऑपरेशन को देख लेगा। ऑपरेशन को देखने के बाद वो देख लेगा कि टाइमिंग और सिग्नल को, टाइमिंग और सिग्नल जनरेट करेगा कि मेरे को एएलयू, आप मुझे ये काम करके दीजिए इतने पर्टिकुलर, तो इतने पर्टिकुलर टाइम में। देन एएलयू क्या करेगा, उसको देखेगा और उसको तुरंत फटाफट प्रोसेस करके दोबारा से कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा। कंट्रोल यूनिट रिवर्ट बैक कर देगा कि कैसे कैसे आपके पास डाटा आया था, सेम वे में वो रिवर्ट बैक करके आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो यही होता है इंस्ट्रक्शंस। अब आगे चलते हैं कि हाउ द सीयू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। जस्ट मैंने आप लोगों को बात की कि कैसे करते हैं ना, तो उसी को फॉर्म्स में बात करते हैं कि क्या क्या किया उसने। पहले क्या किया, फीच किया डाटा को, फीच साइकिल से स्टार्ट किया। कहाँ से, कि सबसे पहले आपको पता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, पहले जो भी इंस्ट्रक्शन आया हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर होने के बाद तुरंत अगला इंस्ट्रक्शन देने का काम किसका होता है, प्रोग्राम काउंटर का होता है। तो पहले सबसे पहले फीच साइकिल्स में क्या है कि रीड द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। सॉरी, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है मेमोरी का, तो किसके थ्रू, प्रोग्राम काउंटर के थ्रू अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है। ठीक है, देन अपडेट द प्रोग्राम काउंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद तुरंत सिग्नल आ गया कि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दीजिए, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, उसके पास वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की पूरी डिटेल्स रहेंगी, एड्रेस रहेगा, तुरंत तो वो करते इंटीमेट कर देगा किसको, आपके कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट उसको आगे मूव ऑन करेगा। देन नेक्स्ट यूनिट कर जैसे फीच कर लेगा डाटा को, रीड कर लेगा डाटा को, देन उसको डिकोड करेगा। डिकोड में कि क्या ऑपरेशन करना है, जो इंस्ट्रक्शन आया है मेरा, जो मेरा इंस्ट्रक्शन आया है, या जो मेरा कहते नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया है, वो क्या परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। अगर वो एडिशन करने के लिए कह रहा है या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह रहा है, जो भी ऑपरेशन करने के लिए कह रहा है, उसको वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करेगा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद कि क्या ऑपरेशन कोड है और कौन सा ऑपरेंड्स है। जब वो समझ लेगा कंट्रोल यूनिट, देन वो क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल उसको करते एग्जीक्यूट करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा फॉर एग्जीक्यूशंस, और एग्जीक्यूशंस भी करेगा। फिर एग्जीक्यूट साइकिल्स में आता है, डिकोड होने के बाद कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, जनरेट कर दिया सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन क्या है हमारे पास, ये आता है एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल में जैसे सिग्नल्स को जनरेट किया, हमारे पास कहाँ पे आ गया, एएलयू के पास आ गया। एएलयू देखता है कि जो मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या वो लॉजिकल ऑपरेशन है, या अर्थमेटिक ऑपरेशन है, या शिफ्ट ऑपरेशन है। ठीक है, वैसे तो दो ही ऑपरेशन मेन होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो देखिएगा, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला चीज है, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला है, तो अर्थमेटिक करेगा। अगर वही एक्स नॉर वो हो गया, एंड हो गया, और वाला केस है, तो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वो उसके पास भेज देगा। एंड देन उसको करते एएलयू क्या करेगा, परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा। देन उसको दोबारा से, अगर वो स्टोर करने का, इफ अप्लीकेबल द ट्रांसफर विल रिजल्ट बैक टू द रजिस्टर और मेमोरी। मतलब जो भी आएगा वो उसको क्या किया, एएलयू ने क्या किया, जब कर लिया, उसके बाद किसके पास भेज दिया, कंट्रोल यूनिट के पास भेज दिया। एग्जीक्यूशन करने के बाद कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, रजिस्टर के पास भेज दिया। रजिस्टर ने, अगर रजिस्टर ने स्टोर करना है तो वो कर लेगा टेम्परेरी, नहीं तो वो मेमोरी के पास देगा, परमानेंटली कर दे, स्टोर कर देगा, एंड देन आउटपुट जनरेट करके रख देगा। तो ये होता है, सी कंट्रोल यूनिट प्रोसेस करता है किसी तरह कोई भी इंस्ट्रक्शन को इस वे से। अब आते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में हमने क्या देखा, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में पहले हम तीन चीज जानेंगे।
जैसे कि मोड, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना इसलिए जरूरी है, पहले हमें जैसे कि इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है? प्रोसेसर पे करता है ना? प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पे करता है। मैंने क्या बताया कि प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन तीन तरीके से होती है। तीन तरह के प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एसपीओ होता है, आपका जेआरओ होता है और स्टैक होता है। ये तीन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब मेरा सिस्टम अगर एसपीओ वाला है तो ये क्या बोलेगा कि हमारा जो एड्रेस है वो कितना बीट लेगा? 11 बीट्स का काम करेगा। ऑपरेशन कोड क्या होगा? ये हमारा 3 बीट का काम करेगा। और जो मोड है वो किस मोड का इंस्ट्रक्शन है? वो हमारा 2 बीट का काम करेगा और सबको मिला करके आपका 16 बीट का होता है। ठीक है, इसी तरह का काम करेगा। वही अगर मैं जेआरओ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑपरेशंस के लिए ऑपरेशन में यहाँ पे एक रजिस्टर 1 हो जाएगा, रजिस्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन एक एड्रेस होगा। ठीक, तो वो एड्रेस में कम हो जाएंगी चीजें। रजिस्टर 1 को फिर कुछ भाग दिया जाएगा, रजिस्टर 2 को कुछ भाग दिया जाएगा, फिर ऑपरेशन कोड एंड देन मोड का होगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होता है वो डिपेंड करता है हमारे प्रोसेसर पे, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन पे, कि वो कैसे प्रोसेस करेगा और किस वे में प्रोसेस करेगा। हमारे पास ये चीजें होती है ताकि हमारी जो चीजें रहेंगी वो, क्योंकि सिस्टम को ही पता होता है कि आपके में कौन सा किस तरह का प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आप लोग भी जानना चाहें वो चीजें आप जान सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइप्स के तीन तरह के टाइप्स हैं। एक होता है मेमोरी रेफरेंस, एक होता है रजिस्टर रेफरेंस और एक होता है इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अब ये देखिए इन सब में क्या फर्क है। मेरे मतलब टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है कि मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन आया है वो सिस्टम कैसे अंडरस्टैंड करेगा कि वो मेमोरी वाला है, मेमोरी का, मेमोरी रिलेटेड चीजें हैं। या सिस्टम कैसे चले पता करेगा कि वो रजिस्टर्स वाला चीज है। या सिस्टम कैसे पता चलेगा कि इनपुट आउटपुट का रेफरेंस है, इनपुट आउटपुट में काम होना है, या रजिस्टर का काम होना है, या मेमोरी का काम होना है। सिस्टम को कैसे पता चलेगा? सिस्टम को पता चलेगा इन डिफरेंट डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। ठीक है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, तो हम सबसे पहले, अगर अगर मान लीजिए जो उसके बीट्स 0 से लेके 6 बीट्स तक है, 0 से लेके 6 बीट्स तक है, तो इस इट मीन्स क्या है? आप ये समझ लीजिए वो मेमोरी रेफरेंस कहलाएगा, मेमोरी रेफरेंस करेगा। ठीक है, अगर 7वां बीट्स आता है तो 7वां बीट हमारे पास क्या आता है? रजिस्टर रेफरेंस का कहलाता है। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि 8 से लेके, वैसे हमारे पास कितने बीट्स होते हैं? 16 बीट्स का होता है, 16 बीट्स का होता है ना। 0 से लेकर के हम एफ तक जाते हैं, बेसिकली यही जाते हैं, मीन्स 15 नंबर तक यही जाते हैं। तो अभी यहीं पे है कि मेमोरी रेफरेंस में 0 to 6 बीट्स, मतलब ये डिफाइन कर देगा, ये डिफाइन करेगा की चीजें। ये एक मिनट होल्ड करना। हाँ, हाँ, कीप डिस्कार्ड, एक मिनट। अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हम्म, एक मिनट, एक मिनट। आपके हमारे पास ये था ना, यही चल रहा था। ठीक है, ओके। हाँ, अब हम मेमोरी यूनिट, मेमोरी रेफरेंस की बात कर रहे थे। मेमोरी रेफरेंस में मैंने क्या बताया? 0 से लेके 6 बीट्स तक जो भी होगा, मैंने टोटल कितने हैं? टोटल हमारे 16 बीट्स होना चाहिए। ठीक है, 16 बीट का मतलब 0 से लेके एफ तक, मतलब कहने का था एफ तक का मतलब क्या होगा? अगर ए को रिप्रेजेंट करता है क्या? 10 रिप्रेजेंट करता है, बी को 11 करता है, सी को 12 करता है, डी को 13 करता है, ई को 14 करता है, एंड एफ को 15 करता है। यही होता है। ठीक है, तो 16 बीट का हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है 16 बीट तक का होता है। अगर जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, अगर वो 0 से 6 बीट का है, तो इट मीन्स वो डिफाइन कर देगा कि वो मेमोरी रेफरेंस। और मेमोरी रेफरेंस में कौन सा रेफरेंस है?
जब अगर कोई नंबर, अगर इंस्ट्रक्शन बीट स्टार्टिंग का अगर जीरो है, इट मीन्स क्या डिफाइन कर दिया कि ये डायरेक्टली करते, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। अगर इंस्ट्रक्शन बीट ये कह देता है, अगर इंस्ट्रक्शन बीट में क्या बोला कि एक तो मेमोरी रेफरेंस में बोलता है 0 to 6 होना चाहिए बीट्स, मगर उसने क्या कह दिया कि अगर इंस्ट्रक्शन बीट जीरो है, मतलब स्टार्टिंग का जीरो है, इट मीन्स आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन आया है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है मेमोरी का। ठीक है, ये चीज है। और अगर इनडायरेक्ट है तो वन रहेगा, बट इस कंडीशन में चेंज हो जाएगा मेमोरी रेफरेंस, ये कहेगा कि आपका जो होना चाहिए 8 से लेके ई तक होना चाहिए, मतलब 8 से लेके आपका 14 नंबर तक का बीट्स होना चाहिए। ठीक है, तब आपको एक तो वो डिफाइन हो जाएगा कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस है फॉर फॉर मेमोरी रेफरेंस, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो मेमोरी रेफरेंस में क्या है, 0 से 6 बीट्स रहेगा, तो वो मेमोरी रेफरेंस रहेंगे। ठीक है, बट अगर वो डायरेक्टली मेथड है तब जीरो होना चाहिए, बट अगर इनडायरेक्टली मेथड है तो याद रखिएगा, जो उसका इंस्ट्रक्शन बीट जो होगा, जो कि इंस्ट्रक्शन बीट्स होगा मेमोरी रेफरेंस का, वो 8 से लेके 14 बीट्स तक होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहीं पे देख लीजिए सारे जीरोस है, तो इसको तो कोई मतलब ही, इसका तो कोई मतलब नहीं है। अगर ये यही बताइए, और ये ऑपरेशन कोड हो गए, 3 ऑपरेशन कोड हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने अभी जस्ट ही बताया कि एसपीओ के मेथड में 3 ऑपरेशन कोड हो गए। एड्रेस अब 11 बिट्स ले लिया, और आपका ये 16 बिट्स, माने ये आपका 2 बिट्स ले लिया, मिलाकर के 16 बिट ले लिया। तो मान लीजिए यहाँ पे तो सारे जीरो है, अगर ये वन हो जाता है और ये जीरो हो जाता है, या ये वन हो जाता है, तो सिंगल सा है। ये आपको कितना हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 6 बिट्स का हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है, तो टिल 6 बिट क्या होगा, डायरेक्ट मेथड ऑफ मेमोरी रेफरेंस होगा। एंड आफ्टर इनडायरेक्टली मेथड तब बोला जाएगा जब 8 से लेके 14 बीट्स तक होगा। ठीक है, अब हम रजिस्टर रेफरेंस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 0 से 6 और 8 से 14 के बीच में एक नंबर खाली है, वो 7। तो 7 नंबर किसके लिए रिप्रेजेंट करेगा, 7 बीट, जो 7 नंबर वाला बीट है वो करते डिनोट करेगा रजिस्टर रेफरेंस के लिए। रजिस्टर रेफरेंस मतलब ये जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा, अगर 7 नंबर का ये करते इनपुट आ रहा है, तो वो बता देगा वो रजिस्टर रेफरेंस वाला डाटा है। जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पे 2 की पावर, ये आपकी कितनी होगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0। अब यहाँ पे ये क्या है, 4 + 1 + 2 + 1। अब देखिए 7 है, 7, तो 7 बीट का क्या है, ये रजिस्टर्स हो। ठीक है, और रजिस्टर रेफरेंस 7 बिट्स का होगा। अब मेरे पास क्या बच गया, 0 to 6 यहाँ पे यूज हो गया, 7 यहाँ यूज हो गया, 8 to 14 यूज हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक बाकी रह गया, 15। तो ये 15 का केस क्या बन गया हमारा, जिसको हम एफ बोलेंगे, तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस हो गया। ठीक है, अगर कहते जो बीट्स आ रहा है वो 15 बीट्स वाला इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तो हम समझ लेंगे कि वो इनपुट आउटपुट वाला रेफरेंस आ रहा है। अब देखिए कि इसी में देख लीजिए, अगर हम जैसे कि 111 है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 3, टू की 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, तो ये आपका 8 हुआ, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 2 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ। प्लस कर लीजिए, देखिए आपका क्या 15 आता है, 15 हरदम रिप्रेजेंट करता है एफ को। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा कि एक सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि एसपीओ जो होता है, एसपीओ हो गया मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, हमारे प्रोसेसर पे, कि हमारा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। और प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन जैसा होगा तो उसके फॉर्मेट्स के अनुसार ही चलना है। ठीक है, हर एक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना फॉर्मेट होता है। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया किसका, एसपीओ का, मतलब स्टोर प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया। और साथ ही साथ हमने बताया कि वो उसमें क्या है, 16 बिट्स की चीजें होती है, जैसे कि एड्रेस टिल 11 बिट्स का डाटा लेता है, 12, 13, 14 ऑपरेशन कोड का हुआ, एंड 15 जो हुआ वो इंस्ट्रक्शन मोड का बोलेंगे या इंस्ट्रक्शन बीट्स का बोलेंगे।
ठीक है, वो मोड्स को डिफाइन करता है। फिर हमने देखा कि जो इंस्ट्रक्शंस है, अगर 0 से 6 बीट्स तक का आ रहा है डाटा, 0 से 6 बीट तक का इंस्ट्रक्शन आया है, इट मीन्स समझ लीजिए कि वो मेमोरी रेफरेंस डाटा है, वो भी डायरेक्टली मेमोरी रेफरेंस डाटा है। 7 नंबर आया तो क्या है कि रजिस्टर रेफरेंस डाटा है। और वही अगर 8 से लेके 14 तक आया है तो वो मेमोरी रेफरेंस ही डाटा है, बट क्या है, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं इनडायरेक्टली मैनर इंस्ट्रक्शन डाटा है। एंड देन जो लास्ट 15 नंबर अगर आता है तो इनपुट आउटपुट रेफरेंस डाटा है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हमारे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वैसे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये बहुत सारी चीजें मायने रखती है, और जब हम फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तो इसमें और चीजें हम देखेंगे कि कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि टाइप्स ऑफ जब हम कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहला हमारा जो कि हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे, और दूसरा हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। माइक्रो, तो ये दोनों जब हम पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि इंस्ट्रक्शन का जो अभी मैंने 3 प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन बताए हैं, वो तीनों प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन उसी के डिपेंडेबल है। वही चाह रहे, क्योंकि कहते सिस्टम आपका आर्किटेक्चर्स डिफाइन कर सकता है, बट सिस्टम आपके आर्किटेक्चर्स को तोड़ कुछ नहीं कर सकता कि मेरा आर्किटेक्चर्स क्या है। अगर मान लीजिए कि मैं अपने एक मोबाइल यूज कर रहा हूँ, उसमें भी एक एएलयू है, उसमें भी एक कंट्रोल यूनिट है, उसमें भी एक रजिस्टर है, उसमें भी मेमोरी है ना। तो सेम मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, तो आर्किटेक्चर कभी नहीं चेंज होगा, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा। मेरे मोबाइल में 2 रजिस्टर है, मेरे लैपटॉप में 8 रजिस्टर्स है। आपके रजिस्टर, आपके जो सिस्टम्स में हो सकता है आपका जो सिस्टम है जेआरओ का काम कर रहा है, मेरा सिस्टम एसपीओ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द करते परफॉर्मेंस, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम्स प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, दैट द फंक्शन विल परफॉर्म what functions if you want to perform in the systems, then depending on the processor organizations. If the processor organization, if you are using SPO processor organizations, then your system will be little bit different functions. If you are using JRO function, then different functions. How many means depending on the processor organizations, all the instruction will work, and all the instruction will follow in the proper sequence and proper means in a proper manners. That is called a instructions. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. So if you have any type of the questions or thought, I heard to love to hear them. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.